फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं एपिसोड 26 to 30। काई एक कमरे से दूसरे कमरे तक टेलीपोर्ट करता रहा जब तक कि उसे अंततः डाकुओं का नेता नहीं मिल गया। नेता गंजा था और उसका चेहरा काई द्वारा अब तक देखा गया सबसे बदसूरत चेहरा था। अगर उसे किसी शैली में रखना पड़े तो ये बदसूरत कमीना होगा। आप कौन हैं? उसे देखते ही नेता चिल्लाया। कौन? मैं सिर्फ एक यादृच्छिक आदमी हूं जो तुम्हें यातना देने जा रहा हूं। काई ने लापरवाही से कहा जैसे वह होमरूम शिक्षक के रूप में अपना परिचय दे रहा हो। तारानकन, आओ और इस अहंकारी कमीने को मारने में मेरी मदद करो। नेता चिल्लाया। काई उनके नाम नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मुझे इसे सेंसर करना पड़ा। सबसे बदसूरत आदमी के दोनों ओर दो और बदसूरत दिखने वाले लोग दिखाई दिए। काई धीरे धीरे पीछे चला गया, उसके चेहरे पर भय के भाव थे। हाँ, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नेता हंसा क्योंकि उसे लगा कि काई उससे डरता है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं बदसूरत लोगों के एक समूह को यातना देने वाला हूं जो मेरे काम पूरा करने के बाद और भी बदसूरत हो जाएंगे। काई ने चंचल स्वर में कहा जो सीधे तौर पर बुराई थी। वह इन लोगों से नहीं डरता था, बल्कि यहाँ कोई भी उसे डरा नहीं सकता था। उसके व्यवहार का असली कारण ये था कि वे सभी उसकी कल्पना से कहीं अधिक बदसूरत थे। सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाना और फिर खुद को मरते हुए देखना उबाऊ है। मुझे क्या करना चाहिए? काई ऐसी हत्याओं से ऊब गया था और अपने मनोरंजन के लिए कुछ नए तरीकों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया और काई खुशी से उछल पड़ी। मैं अपनी खेती को आपके स्तर तक ही सीमित रखूंगा और अपने केवल एक कौशल से लड़ूंगा। यह एक बाधा के लिए पर्याप्त होना चाहिए, उसने खुशी से कहा। शायद उसका व्यवहार बचकाना था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अर्ध दिव्यता तक पहुंचने के बाद जो चीज़ें किसी को महसूस हो सकती हैं वे धुंधली हो जाती हैं। लेकिन जब कोई नश्वर साधना क्षेत्र में होता है तो उसकी भावनाएं पूरी तरह सामने आ जाती हैं। और काई के साथ भी यही हो रहा था। डाकुओं के नेता के पास नरक आत्मा क्षेत्र के चौथे चरण की साधना थी, जबकि उसके दो अधीनस्थों के पास क्रमशः नरक आत्मा क्षेत्र के पहले चरण और नरक आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण की साधना थी। काई ने नेता की खेती पर आह भरी क्योंकि यह ब्लू मून संप्रदाय के आकाओं की खेती से अधिक थी। संप्रदाय में वापस लौटने के बाद वह निश्चित रूप से उनकी खेती को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रियांग की खेती, जुनजुन की खेती नहीं। फिर उसने चौथे चरण के नरक आत्मा क्षेत्र की आभा जारी की और वही तलवार निकाली जिसका उपयोग उसने संप्रदाय के कथित नंबर 1 प्रतिभाशाली वुटेन को मारने के लिए किया था। तीनों ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि काई जैसे युवा व्यक्ति के पास इतनी अधिक खेती थी। यदि वे जानते थे कि वह स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण में था और एक औपचारिक शीर्ष स्तरीय अमर था, तो वे खुद को मौत के घाट उतार सकते थे। रुको, ये चाकू था या खरोंच? कौन परवाह करता है। काई ने अपनी तलवार की आभा छोड़ दी और डाकू उसके दबाव को निगल गए। नेता ने अचानक हवा से कुछ निकाला। दरअसल ये हवा से नहीं हुआ था। दस्यु नेता ने हाथ में एक भंडारण अंगूठी पहन रखी थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कौन सी चीज थी जो नेताजी ने निकाली? यह एक निम्न स्तरीय शाही ग्रेड का हथियार था जो सोल ग्रेड के बाद आया था। मेरे पास एक ऊंचा हथियार है और मैं इससे तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं, नेता ने कहा। उनकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काई ने दुनिया के सामान्य कानूनों का उल्लंघन किया है और बेतुकी चीजें कर सकता है। काई दाहिनी और अधीनस्थ की ओर कूदा और तुरंत उसके दिल में छेद कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर वह गायब हो गया और बाईं ओर के अधीनस्थ के पीछे आ गया और उसका सिर काट दिया। माथत का सिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और नेता की भयानक चीख निकल गई। मैंने केवल तुमसे लड़ने का वादा किया था, मानव मांस के लिए ये घटिया बहाने नहीं। लेकिन चूंकि तुम लोगों ने उन सभी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, इसलिए मैं उन्हें मारने से पहले उन्हें एक अच्छी सी यातना दूंगा, काई ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी उंगलियां चटका लीं। दो अधीनस्थ निकाय पुनर्जीवित हो गए। उनकी आंखों में अचानक जलन होने लगी और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके शरीर एक बार जल गए और वे फिर मर गए। चौंकाने वाली बात यह है कि वे एक बार फिर जीवित हो उठे और फिर से वही हुआ। ऐसा होता रहा जैसे वे मर गए और फिर से जीवित हो गए। नेता इतना भयभीत था कि वह कांप रहा था, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि उसका हथियार काई को मारने के लिए पर्याप्त हो सकता है। नेता ने गटक लिया और अपनी तलवार उठा ली। दोनों आकृतियां एक दूसरे की ओर उछलीं और एक दूसरे पर प्रहार करने लगीं। धातु से धातु के टकराने की आवाज पूरे ठिकाने में गूंज उठी। काई और नेता के बीच मारपीट जारी रही और प्रत्येक झड़प के बाद चिंगारी उड़ती रही। काई बस उसके साथ खेल रही थी और इसका आनंद ले रही थी। उसने पहले ही नेता के आक्रमण पैटर्न में लगभग 101 कमजोरियां ढूंढ ली थीं और उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इसे खत्म कर दे। उसने नेता के हृदय में छेद कर दिया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।
काई ने उंगलियां चटकाने से पहले जम्हाई ली और अपने शरीर को मोड़ा। नेता की आंखें अचानक खुल गईं और वे डर से भर गए। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा? अब मैं पहले तुमसे जानकारी मांगूंगा और तुम मुझे वह सब कुछ बताओगे जो मैं सुनना चाहता हूं। अन्यथा तुम्हें अपने से परे कुछ अनुभव होगा। काई ने रोका, बीच बीच में एक दुर्गंध उसकी नाक में घुस गई। उसने अपनी नाक भींच ली और नेता की ओर घूर कर देखा। हैरानी की बात यह है कि नेता इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपनी पैंट उतार दी थी। अब ये काफ़ी बुरा था। काई ने आमने सामने हो गए और नेता ने उन्हें डाकुओं के अपने छोटे समूह के बारे में सब कुछ बताया और कैसे वे अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक कृषक को पूरी तरह से पकड़ने में कामयाब रहे। कुछ जानकारियों से वह आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह इस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल एक निजी सत्र शुरू होगा, लेकिन चूंकि यह लंबे समय तक चलेगा, काई सभी के लिए एक विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। तारांकन तारांकन, क्या आप ऊब और निराश हैं? क्या आप तनाव से भरे हुए हैं? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको इन भावनाओं से राहत दिलाने में मदद करे? फिर मेरे पास आपके लिए एकदम सही उत्पाद है। मिलें उत्तम तनाव निवारक। मेरे द्वारा हाल ही में बुरे लोगों को पकड़ा गया है, काई, और मैं उन्हें तुम्हें बेच दूंगा और तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। आप उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं, उन्हें बाबी के रूप में तैयार कर सकते हैं, उन्हें पैंटी पहनाकर सड़क पर नृत्य करवा सकते हैं और कुछ भी जो आप चाहते हैं। यदि आप एक चाहते हैं तो एक की डिलीवरी के लिए 100 का ईश्वरीय सेवाओं हॉटलाइन पर कॉल करें। पहले 100 ग्राहक मुफ्त उपहारों के साथ अनुकूलित तनाव निवारक प्राप्त कर सकते हैं। कोई रिफंड नहीं। फिर मिलेंगे। तारांकन तारांकन, काई ने उस आदमी को लगभग पूरे 1 घंटे तक प्रताड़ित किया। सबसे पहले उसने अपने सभी अंगों को अपने पैरों के नीचे से अलग करना शुरू कर दिया, उन्हें पत्ती जैसी मोटाई में काट दिया, जो व्यावहारिक रूप से बहुत पतला है। ऐसा करने के बाद उसने नेता को वापस बिठाया और उसकी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को काटा और उसे नेता के चेहरे में ठूंस दिया। साथ ही उन्होंने नेता की चेतना को 2 हिस्सों में बांट दिया था और उनमें से एक काई के पास शारीरिक रूप से मौजूद था, जबकि दूसरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। काई ने और भी कई भयावह चीजें की जिन्हें आप सुनना नहीं चाहेंगे, और फिर उसने बस अपनी उंगलियां तोड़ दी और नेता का शरीर उसके 2 अधीनस्थों के साथ, जो बार बार पुनर्जीवित और मारे जा रहे थे, गायब हो गए। फिर वह अपनी नई चीयरलीडिंग टीम में वापस चला गया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उन्होंने अपने यातना सत्र के दौरान ध्वनिरोधी अवरोध नहीं लगाया था, इसलिए हर कोई नेता की चीख और दर्द और पीड़ा की चीखें सुन पा रहा था। काई को नेता से कई आश्चर्यजनक समाचार मिले थे और अब वह ये देखने वाला था कि वे सच थे या नहीं। लेकिन सबसे पहले उसे अपने चीयरलीडिंग दल की देखभाल करनी थी। क्या आप सभी नई पहचान चाहते हैं? काई ने 35 महिलाओं के समूह से पूछा। उन सभी ने उत्साह से सिर हिलाया। फिर काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वे सभी सो गए। उनके बालों और आंखों का रंग बदलने लगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे सभी बिल्कुल अलग दिख रहे थे। चूंकि आप नया जीवन शुरू नहीं करना चाहते हैं, आप सभी यहाँ शांति से रह सकते हैं। मैं अपना मिशन पूरा करने के बाद इस जगह को साफ कर दूंगा और फिर आप लोग इस जगह को बनाए रखेंगे। आप जो चाहें खा सकते हैं और पी सकते हैं, यदि आप चाहें तो सबसे महंगा पे। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ पहन सकते हैं और यहाँ तक कि एक बार फिर से अपनी खेती शुरू कर सकते हैं, काई ने कहा, और हर महिला की आंखों में एक नई रोशनी थी। सच तो ये था कि उसे यह साबित करने के लिए अपने मिशन पेपर पर मोहर लगवानी पड़ी कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। मोहर उस व्यक्ति के पास थी जिसने मिशन के लिए अनुरोध किया था। इस मामले में रियाजू शहर के सिटी लॉर्ड की मोहर थी। काई ने हवा में कुछ प्रतीक बनाना शुरू किया और 10 सेकंड में वह 10,000 प्रतीक बनाने में कामयाब हो गया। एक क्षण बाद एक संरचना जल उठी। आमतौर पर उसे बस अपनी उंगलियां चटकाने की जरूरत होती थी और वह जो चाहता था वह किया जाता था। लेकिन ये संरचना उंगली के झटके के लिए बहुत जटिल थी और उसे इसे सटीकता से बनाना पड़ा। हालांकि अगर किसी ने सुना कि काई ने केवल 10 सेकंड में इतनी जटिल संरचना बना दी, तो वे खुद को मौत के घाट उतार सकते हैं। चूंकि वह अब भगवान नहीं था, इसलिए वह हवा से चीजें नहीं बना सकता था। इसलिए उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाया था जो आपकी इच्छानुसार कुछ भी टेलीपोर्ट करेगा। सामान निश्चित रूप से कहीं और से लिया जाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह चोरी थी या ऐसा ही कुछ। हालांकि काई को उनकी परवाह नहीं थी। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वह उनसे शिकायत कर सकता है। ऐसा कार्य करने पर वह निश्चित रूप से उन्हें राख में बदल देगा। लेकिन चूंकि इन महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं था, काई ने नहीं सोचा था कि किसी और को पता होगा। उसने उनसे विदा ली और ठिकाना छोड़ दिया। जैसे ही वह चला गया, महिलाएं एकत्र हो गईं और गठन के पास गईं। उनमें से एक ने सस्ते पके हुए मांस की वसीयत की और वह उसके ठीक सामने आ गया। वे सभी काफ़ी खुश हुए और जल्द ही अपना सस्ता खाना ऑर्डर कर दिया। उन्होंने तब तक खाया जब तक उनका पेट भर नहीं गया और वे खुश नहीं हो गए और अंत में सपने में काई के बारे में सोचते हुए वापस सो गए।
अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन। काई को पता चल गया था कि शहर का स्वामी डाकुओं के साथ मिला हुआ था। रिसेप्शन पर जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी उसने डाकुओं को चेतावनी दी थी कि कोई आ रहा है और वे पहले से ही जाल और निगरानी लगा देंगे। इस तरह वे अपने रास्ते में आने वाले हर एक किसान को पकड़ने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से उनके लिए काई वह व्यक्ति था जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों से भी बचने में कामयाब रहा। हालांकि इसमें उसके पूरे हरम को मारना और उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करना शामिल था, फिर भी इसमें कुछ न कुछ गिनना बाकी था। वैसे भी ये पता चला कि शहर का स्वामी स्वयं महिलाओं के साथ आनंद लेने के लिए ठिकाने पर आया था। काई न्याय का प्रचारक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे यह बात नागवार गुजरी। अब समस्या ये थी कि वह ऐसा कैसे करेगा। क्या मुझे नकली हत्या रचने की ज़रूरत है? इस तरह मैं आसानी से उसे मार सकता हूं और कह सकता हूं कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। इस तरह काई अपने जीवन में अतिरिक्त नाटक से बच सकता है और फिर भी उन महिलाओं के साथ कुछ न्याय कर सकता है। उन्होंने तुरंत रियाजू शहर के सिटी हॉल में टेलीपोर्ट किया, ये साबित करने के लिए कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। उसे डाकुओं के नेता और उसके अधीनस्थों के सिर लाने थे। काई उस आदमी के पास गया जिसने उसे नकली चेतावनी दी और सिर उसे भेंट किए। उस व्यक्ति ने अभद्र अभिव्यक्ति की और काई को अपने पीछे चलने के लिए कहा। वे नगर स्वामी के कमरे में गए जहां 6 पहरेदार ध्यान में खड़े थे। वे कमरे में दाखिल हुए और उस व्यक्ति ने शहर के स्वामी को प्रणाम किया, जो लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसके खट्टे सुनहरे बाल और मरी हुई मछली की काली आंखें थीं। अब तुम मरने वाले हो। शहर के स्वामी और दोस्त दोनों ने क्रमशः अपने छठे चरण और तीसरे चरण के नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की। उन्होंने सोचा कि उनकी आवाज़ सुनकर बाहर के गार्ड दौड़कर अंदर आएंगे और वे काई को आसानी से पकड़ लेंगे और उसे हत्यारे के रूप में चिन्हित कर लेंगे। दुर्भाग्य से काई वास्तव में एक हत्यारा था। काई पागलों की तरह हंसा और उसके गाल पर आंसू छलक पड़े। मैंने इस कमरे को 5 रैंक के साउंड प्रूफ बैरियर से सुसज्जित किया है और बाहर के गार्ड मुझसे सम्मोहित हैं। अब आप क्या करेंगे? उसने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। नगर स्वामी और उनके अधीनस्थ इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन गार्डों के यहाँ न आने का कोई अन्य कारण नहीं था। वे इस बात से भी हैरान थे कि काई जैसा युवा व्यक्ति रैंक 5 की बाधाएं पैदा कर सकता है। रैंक 1 संरचनाएं यिन यांग क्षेत्र के कृषकों को इकट्ठा करके बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार रैंक 5 संरचनाएं केवल स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के कृषकों द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, नगर स्वामी ने कहा, तथापि उसका शरीर कांप रहा था। काई बस हंसा और अपनी पूरी खेती जारी कर दी। दोनों आदमी अपने नितंबों के बल गिर पड़े और भय से काई की ओर देखने लगे। NNN 9वां स्टेज एच हेवन स्पिरिट क्षेत्र। नगर स्वामी की आवाज़ भय से कांप उठी। दूसरे लड़के ने मौका पाकर किया को खंजर से छेदने की कोशिश की। आश्चर्य की बात है, काई ने उसे जाने दिया, लेकिन काई के शरीर से लाल खून की जगह सुनहरा खून गिर गया। आप कौन हैं? नगर स्वामी ने एक क्षण के लिए अपनी आवाज़ वापस पा ली। ओह, तुमने मेरा इचोर देखा। ठीक है, चूंकि तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। मैं एक भगवान हूँ जो तुम पर बहुत नाराज़ है, काई ने कहा और अपनी उंगलियां चटका लीं। उस आदमी और शहर के स्वामी दोनों ने अचानक अपने हाथों को अपने पेट पर दबा लिया। उसमें से रक्त बहने लगा और वह नदियों में बहता रहा। 1 मिनट के अंदर ही उनके बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़े और उनके पेट पर चाकू का बड़ा घाव दिखाई दे रहा था। काई ने एक बार फिर अपनी उंगलियां चटकाईं और सिटी लॉर्ड के कमरे की दीवार टूट गई और गार्ड उसी समय कमरे में दाखिल हो गए। एक हत्यारा, उसने उन दोनों को चाकू मारा और मुझे भी चाकू मारा। वह केवल उन दोनों को मारना चाहता था और मुझे एक बड़ा घाव देकर छोड़ गया। काई कमज़ोर ढंग से बुदबुदाया और गार्डों ने उस पर विश्वास कर लिया। बहुत से लोग नगर स्वामी और उसके कार्यों के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि नगर स्वामी बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने सोचा कि उसने किसी परिवार की शक्तिशाली बेटी के अपहरण में मदद की होगी और उन्होंने उसके पीछे एक हत्यारे को भेजा। एक गार्ड ने काई को उपचार की गोली दी और दूसरे ने उसके मिशन पेपर पर मुहर लगा दी। वह सिटी हॉल से बाहर चला गया और गोली को अपने पेंडेंट के अंदर फेंक दिया। उसका घाव केवल दिखावे के लिए था क्योंकि वह पहले ही ठीक हो चुका था। उसने पहले ही बैंड पर रैंक 5 इल्यूजन फॉर्मेशन का उपयोग कर लिया था। नहीं, उसका ठिकाना। हर कोई एक इमारत को जलकर खाक होते हुए देखेगा और यदि वे उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें खदेड़ दिया जाएगा और उनकी यादें मिटा दी जाएंगी। अब समय आ गया है अपने ठिकाने पर लौटने का, उसे इसे गढ़ कहना चाहिए। काई अब असली दिमाग की गोली बनाएगा। काई अपने गढ़ में उपलब्ध कई कमरों में से एक में दिखाई दिया। उसने पहले ही देख लिया था कि बाकी सब लोग सो रहे हैं। वह उन्हें जगाना नहीं चाहता था क्योंकि वे शायद बहुत दिनों बाद अच्छी नींद ले रहे थे। वह बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता था और उन्हें अपनी उंगलियों से साफ करता था। अगर उनके किसी पुरुष मित्र ने उन्हें इतना ड्रामा झेलते हुए देखा तो वो जरूर हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। हालांकि काई को महिलाओं का साथ पसंद था, फिर भी उसके कुछ अच्छे पुरुष मित्र थे।
हालांकि वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वह उन्हें पसंद करता था। वह एक कमरे में गया और अपने पेंडेंट से कीमिया गियर का एक पूरा सेट निकाल लाया। गियर में सामग्री और कड़ाही रखने के लिए एक विशाल मेज, एक उच्च श्रेणी की कीमिया कड़ाही और इसके लिए एक स्टैंड शामिल था। काई ने कड़ाही को स्टैंड पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथों के चारों ओर काली लपटें नाचने लगीं और उसने कड़ाही को छू लिया। ये कीमिया की लपटें थीं। किसी को कीमियागर बनने के लिए अग्नि तत्व का होना नितांत आवश्यक है। विभिन्न सामग्रियों को पिघलाने और उन्हें मिलाकर एक गोली बनाने के लिए कड़ाई के तापमान को बनाए रखने के लिए कीमिया की लपटों का उपयोग किया जाता था। इसलिए यदि आपके पास अग्नि तत्व नहीं है तो आप कीमियागर नहीं बन सकते। इसके अलावा कीमिया की लपटें लड़ाई और अन्य चीज़ों के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य लपटों से भिन्न होती हैं। कुछ काश्तकारों के पास नीली लपटें या बैंगनी लपटें जैसी विशेष लपटें भी थीं, जबकि अधिकांश कीमियागरों के पास सामान्य नारंगी लाल लपटें थीं। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या ये लपटें किसी की खेती को प्रभावित करती हैं? जवाब था नहीं। इन लपटों ने केवल कीमिया प्रतिभाओं को निखारा और किसी की साधना को प्रभावित नहीं किया। काई ने सच्चे दिमाग की गोलियों के लिए आवश्यक सामग्री निकाली और उसे बनाना शुरू कर दिया, जबकि उसने उन विभिन्न प्रश्नों के बारे में सोचा जो उसके मन में तब उठे थे जब उसने पहली बार कीमिया की लपटों के बारे में सुना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सहस्राब्दियों पहले काई ने सोचा था कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो किसी की खेती को बढ़ावा देती है। अब उसे इसका उत्तर पता था। आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रिय लोगों के पास ऐसे शरीर होते थे जिन्हें आध्यात्मिक शरीर कहा जाता था। आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक आसपास से एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा जो किसी की साधना की गति को कई गुना बढ़ा देती है, और दूसरा तत्व आत्माओं से जो दुनिया के तत्वों को नियंत्रित करते थे। काई ने तत्व आत्माओं के मालिकों से मुलाकात की थी और उनका अपहरण कर लिया था। इस घटना ने उसे लगभग हर दुनिया का सर्वाधिक वांछित अपराधी बना दिया था। लेकिन वह एक अलग कहानी थी और ऐसा करने का उनके पास एक बहुत अच्छा कारण भी था। यदि काई आध्यात्मिक शरीर वाली महिलाओं के साथ साधना करता तो वह उसकी सामान्य साधना से 10 गुना अधिक प्रभावी होती। सिर्फ एक गोली बनाने में उन्हें 1 घंटा लग गया और इसे बनाने के बाद वह थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। वास्तव में ट्रू माइंड पिल कीमिया के इतिहास में बनाने वाली सबसे कठिन गोलियों में से एक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने किसी और की मानसिकता को स्थिर करने के लिए कुछ बनाने के लिए आपकी अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया था। इस गोली की गुणवत्ता निर्माता की ताकत पर निर्भर करती थी। अपने पिछले जीवन में भी वह एक दिन में केवल एक ही गोली बना सका था और तभी वह अमर था। अब वह साल में केवल एक ही गोली बना पाता था। इसका कारण ये था कि सच्ची दिमाग की गोली निर्माता की मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है, और यदि आप अपनी क्षमता से अधिक गोलियां बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका दिमाग नष्ट हो जाएगा। काई ने कड़ाही के अंदर से एक बिल्कुल सफ़ेद गोली निकाली और उसे अपने पेंडेंट के अंदर फेंक दिया। वह जाने ही वाला था कि अचानक फर्श पर कुछ गिरा। वह तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि जमीन पर एक तवा पड़ा हुआ था। ये यहाँ कैसे आया, कौन जानता है? क्या वह चूहा था? उसने विचार किया कि तभी इस हॉल में खड़खड़ाहट की आवाज़ गूंजने लगी और उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं एक बात जानता हूँ, वह कोई सामान्य चूहा नहीं है, काई ने कहा और उस जगह की ओर भागी जहाँ से आवाज़ आई थी। दौड़ते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उस स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता है और उसने अपना चेहरा हथेली पर रख लिया। फिर उसने कमरे में टेलीपोर्ट किया और एक विशाल चूहे की गांड में मुंह मारते हुए भागा। घिनौना, काई चिल्लाया और पीछे हट गया। चूहा लगभग 9 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था और उसने लगभग पूरे कमरे को ढक रखा था। उसके दांत एक विशाल लंबी तलवार जितने लंबे थे और चूहे ने उनसे तेज गति करना शुरू कर दिया। तुम क्या हो? एक चूहा जिसने बहुत ज्यादा खा लिया और तुम्हारे जैसा घटिया मोटा हरामी बन गया। काई ने चूहे को मारने के लिए अपनी उंगलियां चटकाने से पहले उस पर ताना मारा। चूहा जमीन के एक बिल से होकर आया था और उसे नीचे से और चूहों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओह चलो, आखिर उन्होंने चूहों के घोंसले के ऊपर एक गढ़ क्यों बनाया? काई ने कहा और छेद में अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों की नोक काली आग से जगमगा उठी और उसने अपनी उंगलियों के झटके से लौ छोड़ दी। आग पूरे घोंसले में फैल गई और हर एक चूहे को नष्ट कर दिया। काई खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल साफ की। उन्होंने आखिरी बार अपने चीयरलीडिंग दस्ते को देखा और संप्रदाय में वापस भेज दिया। चूहे की गांड में लंड डालना उसके लिए अच्छा अनुभव नहीं था। काई ने स्वयं को सीधे मिशन हॉल में टेलीपोर्ट किया और मिशन प्रस्तुत किया। वहां के बुजुर्ग ने उसे आश्चर्य से देखा और उसके संप्रदाय का टोकन मांगा क्योंकि काई ने संप्रदाय के अंकों के रूप में इनाम चुना था। मिशन हॉल के बाद वह मिया के साथ अभ्यास के लिए जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र किसी नर्म चीज़ पर पड़ी। ये काफ़ी नर्म और मुलायम है। मेरे हाथों से भी बड़ा है ना? ये स्तनों के लिए एक अच्छा तरीका है। रुको, स्तन? काई ने जो कुछ भी उसके हाथ में था उसे टटोलते हुए कहा। जब रियांग ने उसे ठंडी आंखों से देखा तो उसने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। बढ़िया, बिल्कुल वही जो वह चाहता था।
तुम रियांग ने कहना शुरू किया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। वह उसे विकृत कहने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि वे दोनों एक दोहरे साधना संप्रदाय के सदस्य थे, इसलिए वे दोनों तकनीकी रूप से विकृत थे। आप क्या आप कृपया अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए अपने घर वापस जाना है, काई ने नाराज स्वर में कहा। लेकिन वास्तव में वह जितना सोचा था उससे कहीं अधिक थका हुआ था। वह ध्यान केंद्रित रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसका दिमाग अलग अलग विचारों से घूम रहा है। उसके बारे में भूल जाओ, तुम अभी बिना किसी शिकायत के मुख्य शिष्य परीक्षा देने जा रहे हो, रियांग ने कहा और उसे अपने साथ खींचने लगी। अब वह आसानी से अपने घर वापस टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन अभी उसकी बुद्धि लगभग 80% कम हो गई थी। उसने रियांग को बिना किसी समस्या के उसे बड़े परीक्षा हॉल की ओर खींचने दिया। हॉल खाली था और रियांग ने उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरों को लाने चला गया। काई बस एक बेवकूफ़ की तरह वहीं खड़ा रहा और सूरज को देखता रहा। अगर असली काई खुद को ऐसी चीज़ें करते हुए देखता तो वह शर्मिंदगी से मर जाता। रियांग जुनजुन के पास गया और उसे बताया कि काई परीक्षा देने के लिए तैयार है। जुनजुन ने सिर हिलाया और बाहरी कोर्ट में चला गया और रियांग भीतरी कोर्ट में चला गया। एक शिष्य मुख्य शिष्य बनने के लिए परीक्षा देने वाला है। सभी लोग मेरे पीछे परीक्षा हॉल तक आएं। जुनजुन ने अपनी आवाज़ को बढ़ाने के लिए ध्वनि प्रक्षेपण का उपयोग किया, क्योंकि यह पूरे बाहरी दरबार में गूंजती थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ध्वनि प्रक्षेपण आपकी आवाज़ को 10 गुना बढ़ा देता है। एक क्षण बाद बाहरी दरबार के शिष्यों से भर गया और वे जुनजुन का पीछा करते हुए परीक्षा हॉल तक जाने लगे। भीतरी दरबार में भी ऐसी ही बातें हो रही थीं। रियांग आंतरिक दरबार के शिष्यों को परीक्षा हॉल में ले जा रही थी और उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। सभी बाहरी दरबारी शिष्यों और भीतरी दरबारी शिष्यों ने काई को घेर लिया और उसकी ओर देखने लगे। संप्रदाय के गुरु फिर केंद्रीय दरबार में गए, जहां मुख्य शिष्य रहते थे। मुख्य शिष्य हमेशा साधना में व्यस्त रहते थे, इसलिए संप्रदाय के गुरुओं को व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें परीक्षा हॉल में आने के लिए कहना पड़ता था। मूल शिष्यों को एकत्र करने के बाद संप्रदाय के गुरु उनके साथ परीक्षा हॉल में लौट आए। संप्रदाय के गुरुओं ने अपने वस्त्रों से 2 चाबियां निकाली और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। चाबियां चमकने लगीं और जमीन में समा गईं। एक क्षण बाद वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के चारों ओर एक विशाल स्टेडियम उभर आया। स्टेडियम एक गुंबद के आकार का स्टेडियम था, जिसमें एक केंद्रीय मंच था और लोगों के बैठने के लिए खड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संप्रदाय के गुरुओं ने सभी को स्टैंड की ओर निर्देशित किया और मंच पर गए, जहां काय अकेली खड़ी थी। जब सभी लोग शांत हो गए तो शिष्य फुसफुसा कर बातें करने लगे और कईयों ने उनकी ओर इशारा किया। मौन, शांत। दोनों संप्रदाय के गुरुओं ने एक ही समय में ध्वनि प्रक्षेपण और चिल्लाना का उपयोग किया। पूरा स्टेडियम अब शांत था। हम आज यहाँ काई को देखने के लिए आए हैं, जो एक आंतरिक दरबारी शिष्य है, जो एक मुख्य शिष्य बनने के लिए परीक्षा दे रहा है, रियांग ने कहा। लेकिन क्या वह लगभग 1 सप्ताह पहले ही आंतरिक दरबार का शिष्य नहीं बन गया था? भीड़ में से किसी ने कहा। हाँ, वह सही है। जब वह बाहरी दरबार का शिष्य था तब मैंने उसे देखा भी नहीं था, किसी और ने कहा। जल्द ही पूरा स्टेडियम शिकायत करने वाले लोगों से भर गया और संप्रदाय के गुरुओं को उन्हें एक बार फिर चुप कराना पड़ा। हाँ, हम ये जानते हैं, लेकिन यहाँ काई में इतनी क्षमता थी कि हमने फैसला किया है कि उसे निश्चित रूप से एक मुख्य शिष्य बनना चाहिए। काई, कृपया उन्हें अपनी खेती दिखाएं, रियांग ने कहा और काई की ओर इशारा किया। काई ने बस प्रथम चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की और पूरा स्टेडियम पूरी तरह से मौन हो गया। जैसा कि मैं कह रहा था, अब वह मुख्य शिष्य परीक्षा से गुजरेगा। आमतौर पर हमारे पास 10 अन्य प्रतिभागी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो परीक्षा दे रहा है उसे उन सभी को हराना होता है। यदि परीक्षा देने वाला व्यक्ति मर जाता है तो जिसने उसे मार डाला वह उसका मुख्य शिष्य बन जाएगा। रियांग ने नियम समझाए और मुख्य शिष्यों ने सिर हिलाया। बाहरी दरबारी शिष्य स्टेडियम के बिल्कुल पीछे बैठे थे, भीतरी दरबारी शिष्य बीच और सामने बैठे थे, जबकि मुख्य शिष्य पहली पंक्ति में बैठे थे। फिर रियांग ने एक भयावह अभिव्यक्ति बनाई और बुरी मुस्कान के साथ काई की ओर देखा। लेकिन चूंकि काई इतना मजबूत है, मैं हर एक आंतरिक दरबारी शिष्य को यहाँ आने और इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दूंगा जो उसे चुनौती देना चाहता है। जैसे ही रियांग ने अपना वाक्य पूरा किया, स्टेडियम एक बार फिर बातों से गूंज उठा। यहाँ तक कि जुनजुन के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे और उसने अविश्वास से रियांग की ओर देखा। सबसे पहले रियांग ने 20 आंतरिक दरबारी शिष्यों को काई को चुनौती देने के बारे में सोचा था, लेकिन काई द्वारा उसे शर्मिंदा करने के बाद रियांग ने सोचा कि यह उसका बदला लेने का सही समय है। लेकिन उसकी योजना तब विफल हो गई जब उसने लगभग 800 पुरुष शिष्यों को खड़े होकर काई की ओर आते देखा। हम उससे लड़ेंगे, उनमें से एक ने कहा और बाकियों ने सिर हिलाया। अगर उसे मार दिया गया तो क्या होगा? हमें इसे अब रोकना होगा, जुनजुन ने रियांग से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काई बोल पड़ी।
मुझे पूरे आंतरिक दरबार को हराना है। काई ने कहा, नहीं चिल्लाया, पहली बार। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह नशे में है? उनमें से एक ने कहा। बाकी लोगों ने भी काई को करीब से देखा और देखा कि उसके घुटने थोड़े हिल रहे थे। यह उसे मारने का सही समय है, उनमें से एक ने कहा और उसने काई पर आरोप लगाया। हकीकत में काई ने जिन लोगों को ठीक किया था या जिनकी मालिश की थी, उन्होंने यह अफवाह फैला दी थी कि वह सिर्फ उनकी त्वचा को छूकर किसी को भी खुश कर सकते हैं। भीतरी दरबार की प्रत्येक महिला इससे मंत्रमुग्ध हो गई और उसने किसी भी भीतरी दरबारी पुरुष शिष्य के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके कारण वे काई के नश्वर शत्रु बन गए। काई को थोड़ा चक्कर आ रहा था और वह हमले से बचने के लिए अजीब तरह से घूम रहा था। काई की त्वचा का एक बाल गायब करते हुए शिष्य उसके दाहिनी ओर चला गया। अन्य लोगों ने ये देखा और उन्होंने भी उस पर हमला कर दिया। वह इस प्रकार चक्कर खा रहा था कि सभी लोग भ्रमित हो गए। वह प्रसिद्ध शराबी मुट्ठी है, उनमें से एक ने अचानक कहा। यदि काई ने सुना होता कि जब वह अभी भी सामान्य था तो वह आंसुओं की नदियां हंसता। वह नशे में मुट्ठी का उपयोग कर रहा है। चाहे वह कितनी भी शराब पी ले, उसे नशे में लाना असंभव था। उनकी वर्तमान स्थिति उनकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाने का परिणाम थी। ठीक है, अब तुम लोगों को मारने का समय आ गया है, काई ने अचानक कहा और अपने पेंडेंट से तलवार निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसने उसे गिरा दिया। हर कोई स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। काई कुछ दिन पहले तलवारों से लोगों को मार रहा था और अब वह तलवार पकड़ने में सक्षम नहीं था। ओह, ये कैसी विडंबना है! काई नाटकीय ढंग से बेहोश हो गया और उसने अपनी तलवार उठा ली। फिर उसने जमीन की ओर देखा और तलवार उसमें डाल दी। पृथ्वी की मौलिक आत्मा, कृपया मेरी मदद करें क्योंकि मैं थक गया हूँ, काई ने जप किया। क्या वह कोई मंत्र था? भ्रमित आंतरिक दरबारी शिष्यों में से एक ने पूछा। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी और एक विशाल अजगर दरारों से बाहर आया। ड्रैगन एक पश्चिमी ड्रैगन था और उसका पूरा शरीर मिट्टी से बना था। आंखों के बजाय ड्रैगन की आंखों के सॉकेट में चमकती पीली गेंदें थीं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ड्रैगन के पास कोई पंख नहीं थे। हाँ, आपने सही सुना, अजगर के पंख नहीं थे। इसकी पीठ पूरी तरह से सपाट थी, इसलिए या तो यह एक दोषपूर्ण ड्रैगन था या ये सिर्फ एक बड़ी छिपकली थी। तुम्हारे पंखों को क्या हुआ? काई चिल्लाया। ड्रैगन ने अपना सिर काई की ओर झुकाया और उसके गले से एक फूंफकार निकली। क्या यह मेरी गलती है कि तुम्हारे पास पंख नहीं हैं और तुम्हारे पास उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति भी नहीं है? आह, तुम बेकार हो, मुझे दूसरा अजगर बुलाने दो। काई ने अपना माथा रगड़ा और दूसरी तलवार निकाल ली। लेकिन इस बार उसने तलवार हवा में उछाल दी और नारे लगाने लगा। हवा की मौलिक आत्मा, कृपया मेरी मदद करें क्योंकि यह बेवकूफ़ ड्रैगन मेरे दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। अचानक हवा अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलने लगी और बवंडर बनना शुरू हो गया। एक और गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी और एक और अजगर प्रकट हुआ। ये ड्रैगन एक पूर्वी ड्रैगन था, लेकिन इस बार ड्रैगन की कोई त्वचा नहीं थी और केवल उसकी हड्डियों से ही उसका शरीर बना था। ओह फ्रिगिंग, चलो, क्या तुम भी ड्रैगन हो या बस कोई बहुत बड़ी छिपकली? एक ड्रैगन के पंख नहीं हैं और दूसरे के पास त्वचा नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। काई ने एक बार फिर उसके माथे की मालिश करना शुरू कर दिया। दोनों ड्रैगन ने उसे ऐसे देखा जैसे यह उसकी गलती थी। बेशक यह उसकी गलती थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस उन्हें मार डालो। काई ने भीतर के दरबारी शिष्यों के समूह की ओर हाथ का इशारा किया, जो डर से कांप रहे थे। ड्रैगन ने एक दूसरे को देखा और दो गगनभेदी दहाड़ें छोड़ीं, जिसे कुछ लोग खून की प्यास के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन असल में असली बातचीत कुछ इस तरह थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अर्थ ड्रैगन, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे ज़्यादा लोगों को मार सकता हूँ। विन ड्रैगन, अरे हाँ, जो भी हारेगा उसे जीतने वाले को मसाज देनी होगी। अर्थ ड्रैगन, चुनौती शुरू करें। और इसके साथ ही दोनों ड्रैगन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। पृथ्वी ड्रैगन ने अपनी मदद के लिए कुछ पृथ्वी गोलेम उठाए और अपनी विशाल पूंछ और पंजों से लोगों को मार डाला, जबकि वह जमीन पर अपने पैर पटक रहा था और जमीन में दरारें पड़ गईं और शिष्यों को निगल लिया। जबकि पवन ड्रैगन ने शिष्यों को मारने के लिए बवंडर पैदा किया। डर की चीखें पूरे स्टेडियम में गूंज उठीं क्योंकि आंतरिक दरबार के शिष्यों ने ड्रैगन के हमलों से बचने की कोशिश की। लेकिन काई ने पहले ही उसके और शिष्यों के चारों ओर एक अवरोध पैदा कर दिया था, इसलिए वे भाग नहीं सके। संप्रदाय के बाकी लोग इसे भय भरी आंखों से देखते रहे। 5 मिनट बाद पूरा स्टेज लाशों से भर गया और हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं। ड्रैगन एक बार फिर दहाड़ने लगे और सभी ने सोचा कि वे और अधिक खून चाहते हैं। वे पूरी तरह गलत थे। अर्थ ड्रैगन, हा हा हा, मैंने 401 किसानों को मार डाला जबकि आपने 399 किसानों को मार डाला। मैं जीत गया। एयर ड्रैगन, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपने उन गोले का उपयोग करके धोखा दिया है। अर्थ ड्रैगन, जीत तो जीत होती है। अब मुझे मेरी मालिश दो।
वायु ड्रैगन रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले क्योंकि वह केवल एक विशाल हड्डी वाला ड्रैगन था। एयर ड्रैगन ने खुद को अर्थ ड्रैगन के चारों ओर लपेट लिया और अपने शरीर को अर्थ ड्रैगन की त्वचा के खिलाफ दबाना शुरू कर दिया। आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? गर्जन, आप उसे भयानक मालिश दे रहे हैं। ओह, बस गायब हो जाओ। काई ने अपनी उंगलियां तोड़ दी और दोनों ड्रैगन गायब हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं खुद को अपने कमरे में बंद करने जा रहा हूं और बंद खेती में रहूंगा। अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। और मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, एक गठन करेगा वह मेरे लिए। क्या आप समझते हैं? काई ने दर्शकों में सभी को घूर कर देखा। संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य, जिसमें संप्रदाय के गुरु और बुजुर्ग भी शामिल थे, ने उत्साह के साथ अपना सिर हिलाया। वैसे ये थैली उन सभी जिंदगियों के मुआवजे के रूप में ले लो जो मैंने ली, काई ने 1 मिनट बाद कहा और एक स्टोरेज रिंग रियान की ओर फेंक दी। उस अंगूठी में 1 लाख स्पिरिट स्टोन है। इसे सावधानी से उपयोग करें। सयोनारा। उसने अपनी उंगलियां जोड़ी और चटकाईं। वहां मौजूद हर कोई ट्रांस जैसी स्थिति में चला गया और काई ने उन ड्रैगन को बुलाने और अपने खेती के आधार के बारे में अपनी यादें मिटा दीं। इससे उसे छिपने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उसके जीवन से कुछ अतिरिक्त नाटक दूर हो जाएंगे। उसने एक बार फिर अपनी उंगलियां चटकाईं और हर कोई अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गया। फिर उसने खुद को टेलीपोर्ट करके अपने कमरे में वापस बुला लिया। क्या उस अंगूठी में सचमुच लाखों स्पिरिट स्टोन हैं? जैसे ही काई गायब हो गई, जुनजुन ने अविश्वास से पूछा। रियांग ने अंगूठी की सामग्री की जांच की और उसे गिरा दिया। उसने कांपते हाथ से उसे उठाया और आश्चर्य से रियांग की ओर देखा। इसमें 1.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन हैं, आखिरकार उसने कहा और पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। तारांकन तारांकन। काई टेलीपोर्ट होकर वापस अपने कमरे में चला गया और उसे लगा कि वह नींद में जा रहा है, लेकिन वह इससे डरता था। इसलिए इसके बजाय उसने अपनी चेतना को अपने द्वारा बनाई गई एक विशेष संरचना के अंदर स्थानांतरित कर दिया और अपने शरीर को बेहोशी की ओर जाने दिया। जब उसकी मानसिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी तो वह अपने शरीर के अंदर वापस आ सकेगा। काई की चेतना विकसित होने लगी और समय बीतता गया। तारांकन तारांकन। कुछ समय बाद, उनके अनुसार केवल कुछ समय ही बीता था, उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई और वह जाग गया। ठीक है, ये कम से कम पुष्टि करता है कि इस दुनिया में मौलिक आत्माएं कौन हैं। काई ने मन ही मन बुदबुदाया। प्रत्येक संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की तात्विक आत्माएं थीं, कुछ एक जैसी थीं और कुछ भिन्न थीं। एक दुनिया में मौलिक आत्माओं के रूप में 5 ड्रैगन या मौलिक आत्माओं के रूप में 4 सजीव पुनर्जन्म हो सकते हैं। मौलिक आत्माएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन नश्वर खेती की दुनिया की मौलिक आत्माओं में शामिल हैं शीर्ष पर महाद्वीप से शुरू होकर उत्तर का काला कछुआ, पश्चिम का सफ़ेद बाघ, दक्षिण का वर्मिलियन पक्षी, पूर्व का नीला ड्रैगन और केंद्र का पीला ड्रैगन। काई ने अज़्योर और येलो ड्रैगन को बुलाया था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और मिया, नेज़ुको और अन्य लोगों के साथ अपना वादा पूरा करना चाहिए। काई ने किसी और चीज़ के बारे में कोई भी विचार त्याग दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह धारणा गलत थी कि बहुत कम समय बीता था। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं एपिसोड 31-35। काई ने ये देखने के लिए घूमने का फैसला किया कि संप्रदाय उसके छोटे से शो के बाद कैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके घर के आसपास का पूरा दालान साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके घर के आसपास रहने वाले सभी लोग भाग गए हों। चूंकि आसपास कोई नहीं था, काई ने संप्रदाय के अन्य हिस्सों में जाने का फैसला किया। वह मिशन हॉल में गए, जहां हमेशा भीड़ रहती थी। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, हर कोई उसे देखकर हंस पड़ा। उन्होंने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और कमरे में इतना सन्नाटा हो गया कि जमीन पर पिन गिरने की आवाज़ सुनाई दी। काई ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उन्हें देखा ही नहीं और बस फिर से चलना शुरू कर दिया। इस बार वह मिया की याददाश्त ठीक होने की उम्मीद में उसके घर की ओर बढ़ा। काई ने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अपने घर में प्रवेश किया। किसी मीठी चीज़ की गंध उसकी नाक से टकराए और उसने देखा कि मिया अपने कमरे से बाहर आई और सदमे में हौंफ रही थी। उसने अपने सामान्य संप्रदाय के कपड़े पहने हुए थे और उसके बालों में पिन लगाकर एक गुलाब का फूल लगाया हुआ था। उसकी आंखें अभी भी वही थीं जिनसे काई को बहुत पहले प्यार हो गया था। वाय, आप अंततः वापस आ गए। मिया खुशी से उछल पड़ी और काई को गले लगाने के लिए दौड़ी। उसने उसे अपने पास खींच लिया और उसे पीछे से गले लगा लिया। मिया थोड़ा पीछे हटी और काई को चूमा। उसने जोश के साथ उसे चूमा और मिया ने उसका जोश लौटा दिया। वे दोनों भड़कते हुए जोश में लिपटे हुए हैं और उनके शरीर बड़े करीने से एक दूसरे से सटे हुए हैं। काई की जीभ ने मिया के मुंह पर आक्रमण किया और उसकी जीभ से उलझकर चौंका दिया। मिया कराहती है और काई की गर्दन के पीछे अपनी बाहें डालती है, उसे करीब खींचती है। कुछ मिनटों के भावुक आलिंगन के बाद मिया ने चुंबन तोड़ दिया और अपने पीछे लार का एक निशान छोड़ दिया।
फिर उसने पूरी ताकत से उसके कंधे पर मुक्का मारा। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, फिर भी वह इससे पीछे हट गया। कितने समय के लिए मैं गया हूँ? काई ने सीधे मिया की आंखों में देखते हुए पूछा, क्योंकि उसे लगा कि यह प्रश्न उसके संदेह का उत्तर दे सकता है। 3 महीने, उसने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। इस पर काई ने आह भरी। वह 3 महीने तक बेहोश रहा क्योंकि उसने एक सच्ची दिमाग की गोली बनाई थी। कैसे शक्तिशालियों का पराभव हुआ। अब मैं तुम्हारे मन से मोहर हटा सकता हूँ, काई ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा और मिया को उसके शयनकक्ष में ले गया। उसने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और सच्ची दिमाग की गोली निकाल ली। उसने गोली उसके हाथ में दी और गोली के चारों ओर बंद कर दी। इस गोली को चबाएं और ऊर्जा को अपने दिमाग की ओर निर्देशित करें, काई ने मिया को निर्देश दिया। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। उसने सिर हिलाया और गोली अपने मन में रख ली। उसने उसे चबाना शुरू कर दिया और उसके मुंह में चॉकलेट का स्वाद आ गया। वो कुछ नहीं बोली और गोली चबाती रही। उसके बाद उसने ऊर्जा को अपने दिमाग की ओर निर्देशित करना शुरू कर दिया और उसका शरीर शिथिल हो गया। काई को पता था कि ऐसा होगा क्योंकि सच्ची दिमाग की गोली दिमाग पर असर करती है और आपको अपनी चेतना खो देती है। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें डाल दी। उन्होंने उसके मन में मौजूद सील की ओर आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित किया और सील खुलने लगी। उसे यह काम बहुत धीमी गति से करना पड़ा क्योंकि दिमाग एक नाजुक चीज़ थी। एक गलती और मियाँ पागल हो सकती है। उसे पूरी सील तोड़ने और ध्यान से उसकी यादों को उसमें समा जाने में 2 घंटे लग गए। उसने शुरुआत में केवल कुछ यादें ही आने दी, फिर धीरे धीरे उन सभी को अंदर आने दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान मियाँ बेहोश रही और जब उसकी यादें ताज़ा हुई तो उसकी आंखें खुली रह गईं। जैसे ही उसने काई के गले पर बर्फ का भाला तान दिया, बर्फ अचानक उसके चारों ओर घूमने लगी। ओह, ये सिर्फ तुम हो। हम कहाँ हैं? मियाँ ने अपने आसपास घूरते हुए कहा। लेकिन काई अपनी जगह पर जमे हुए थे। उसे नहीं पता था कि मियाँ की यादें वापस आ गई हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम वह उसे जानती है। मियाँ, तुम्हें आखिरी चीज़ क्या याद है? जब मियाँ ने भौहें चढ़ा लीं तो काई ने धीरे से पूछा। आखिरी बात जो मुझे याद है वह यह है कि आप मुझे भाग्य के पहाड़ पर बुला रहे थे और मैं वहां जा रहा था। वह पीछे चली गई क्योंकि उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। काई अपने शरीर की जांच करने के लिए आगे बढ़ी लेकिन उसने उसे पीछे धकेल दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कमरा बेहद ठंडा हो गया और मियाँ का शरीर चमकने लगा। उसका शरीर बिस्तर से उठने लगा और हवा में ही रुक गया। उसका शरीर पूरी तरह से नीली आभा में डूब गया और उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके बाल बदलने लगे और एकदम नीले हो गए। इसके बाद उसकी आंखें एकदम नीली हो गईं। उसके वस्त्र अचानक गायब हो गए और एक नई पोशाक ने उसके शरीर को ढंक दिया। पोशाक स्ट्रैपलेस थी और सफ़ेद, शाही नीले और सुनहरे रंग का मिश्रण थी। यह उसके शरीर से लिपटा हुआ था और उसके उभार दिखा रहा था। पोशाक को एक बागे की तरह नीचे उतारा गया। उसने मोजे पहने हुए थे जो उसकी पिंडलियों तक ऊपर थे और वह नंगे पैर थी। उसकी तस्वीर के लिए पैराग्राफ टिप्पणी देखें। बर्फ उसके शरीर को ढकने लगी और कांटेदार तरीके से उसके पास फैलने लगी। स्पाइक्स ने मियाँ के पास एक सिंहासन जैसी संरचना बनाई। आखिरकार उसने काई की ओर देखा, उसके चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। अब मुझे पता चला कि आपकी ऐसी शक्ल क्यों थी। आपकी माँ ने आपकी असली शक्तियों को छिपाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके भाई आपसे नफरत करते थे, काई ने कहा और अपने 2 भाइयों को याद किया जो व्यावहारिक रूप से पूरे दिल से मियाँ से नफरत करते थे, अगर उनके पास एक भी होता। कौन सी सच्ची शक्तियाँ? मियाँ ने कांपती आवाज़ में पूछा। उसने बर्फ को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। आपके पास न पिघलने वाली बर्फ है, अनंत की बर्फ है, ऐसी बर्फ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप बर्फ की देवी हैं, या दूसरे शब्दों में आप बर्फ की देवी का पुनर्जन्म हैं, काई ने औपचारिक रूप से कहा क्योंकि उनके अलावा कोई भी आधिकारिक व्यक्ति वहां नहीं था। बर्फ देवी, मियाँ ने दोहराया कि उसे अपनी स्मृतियों में बर्फ की कोई देवी याद नहीं है। ओह, आप उसके बारे में नहीं जानते। वह और सूर्य देवी बहनें थीं। गर्म और ठंडा, काफ़ी तीव्र तर्क। उन्होंने एक बार कई लोगों को भी नष्ट कर दिया था, काई ने कहा। आप ये कैसे जानते हैं? मियाँ ने कहा, भले ही उसकी आवाज़ में कोई आश्चर्य या सदमा नहीं था। वह पहले से ही काई की अजीब शक्तियों और सूचना के स्रोतों की आदी थी। सूर्य देवी ने मुझे बताया। बर्फ देवी ने पिछले दिव्य सम्राट को अस्वीकार कर दिया और उसने एक निश्चित तकनीक का उपयोग करके उससे बदला लिया। जब सूर्य देवी को इसके बारे में पता चला तो वह पागल हो गई और हरतारे ने पिछले दिव्य सम्राट पर अपना रोष प्रकट किया। वह इससे लगभग मर ही गई थी, अगर मैं नहीं होता तो वह अब तक मर चुकी होती, काई ने कहा और उसकी आंखों में उसके अतीत का संकेत था। फिर उसने मियाँ की ओर देखा, कम से कम अपनी प्रिय महिलाओं में से एक को अपने साथ पाकर खुश था। ये सचमुच दुखद है। मियाँ ने बकवास नहीं की और केवल महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात की। क्या तुम्हें अपनी यादें वापस मिल गईं?
काई ने फिर भी ये प्रश्न पूछा, मेरी यादें वापस लाने से आपका क्या मतलब है, और हम कहाँ हैं? जब काई ने थोड़ी आह भरी तो मियाँ ने पूछा। फिर काई ने उसे बताया कि कैसे उसके हरम को मार दिया गया और कैसे उसने हरम की इच्छा का इस्तेमाल सभी को पुनर्जन्म देने के लिए किया। फिर उसने उसे नश्वर साधना क्षेत्र में अपने पतन के बारे में बताया और जब वह यहाँ आया तो वह अकेला था। फिर उसने उसे बताया कि कैसे उसने एक ऐसे संप्रदाय की खोज की जिसमें दोहरे कृषक हों ताकि वह अपने हरम को खोजने के लिए अपनी खेती को बढ़ा सके। काई ने उसे पुनर्जन्म वाली मियाँ के साथ अपनी मुलाकात के बारे में भी बताया और बताया कि कैसे उसे अपने पिछले जीवन की कोई भी याद नहीं है, और उसने मियाँ को ये कहकर कहानी समाप्त की कि उसने उसकी यादें बहाल कर दी हैं। मियाँ स्तब्ध चेहरे के साथ यह सब सुन रही थी और वह ये सुनकर चौंक गई कि उसका एक पुनर्जन्म हुआ संस्करण था। काई द्वारा अपनी कहानी पूरी करने के बाद मियाँ ने सीधे काई की आंखों में देखने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। तो हम इस समय नश्वर साधना क्षेत्र में हैं और मेरे पुनर्जन्मित संस्करण को अभी मेरी मूल यादें मिली हैं। काई ने सिर हिलाया तो मियाँ ने पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान खिलने से पहले उसने कुछ और गहरी सांसें लीं। तो हम फिर से एक साथ हैं, मियाँ ने कहा और काई थोड़ा मुस्कुराए। मुझे कुछ और की उम्मीद थी। कुछ गुस्से में चिल्लाना, थोड़ी सी पिटाई, शायद गुस्सा। मियाँ के हंसते ही काई ने कहा, मैं कभी नखरे नहीं दिखाता। खैर, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मेरी यादें अभी भी थोड़ी कमज़ोर हैं और कोई भी अधिक उत्साह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जब काई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया तो मियाँ ने थोड़ी आह भरी। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, उसने कहा और धीरे से मियाँ को बिस्तर पर धकेल दिया। काई ने धीरे से मियाँ के वस्त्र को उसके ऊपरी शरीर से हटा दिया और उसके स्तन दिखाई देने लगे क्योंकि उसने कोई ब्रा नहीं पहनी थी। आप प्रतीक को जगाने जा रहे हैं। मियाँ को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसके दिल के पास की त्वचा धुंधली चमकने लगी और काई का हरम प्रतीक सामने आ गया। प्रतीक थोड़ा धुंधला था लेकिन अभी भी था। काई ने प्रतीक को इस तरह से बनाया था कि उसका हरम इसे किसी और की नज़रों से छिपा सके। प्रतीक उनके आदेश पर प्रकट और गायब हो सकता था। हालांकि अगर उसकी कोई महिला उसके पास होती और उसके प्रति अपने प्यार के बारे में सोचने लगती तो प्रतीक चमकने लगता। इसके अलावा यह उन्हें एक दूसरे से जोड़ता भी था और वे एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते थे। काई ने अपनी उंगली काट ली और घाव से सुनहरा खून टपकने लगा। सुनहरा खून देखकर मियाँ हौंफने लगी। तुम्हारी रगों में अभी भी अमर खून है, उसने कातर स्वर में कहा। चूंकि काई ने केवल स्थानांतरण किया था, आसमान से नहीं गिरा था, उसके शरीर में अभी भी ये चोर था। लेकिन मियाँ और उसके हरम के बाकी लोगों की मृत्यु के बाद से उनका पुनर्जन्म हो गया था। इसके कारण वे नश्वर थे, अपनी अमर शक्तियों से वंचित थे। चिंता मत करो, तुम्हारी अमरता वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ, काई ने कहा और अपनी उंगली मियाँ के दिल की ओर बढ़ा दी। निशान पर खून की एक बूंद गिरी और उसका शरीर चमकने लगा। प्रतीक नई चमक के साथ चमकने लगा। आखिरकार कुछ क्षणों के बाद रोशनी कम हो गई और निशान नया जैसा दिखने लगा। काई अचानक आगे बढ़ी और जोश के साथ मियाँ को चूम लिया, लेकिन वह इसे वापस नहीं कर सकी क्योंकि उसे नींद आने लगी थी। उसके माथे को अपनी उंगलियों से छूने से पहले वह उसके चेहरे पर मुस्कुराया। मियाँ का शरीर शांत हो गया और वह आराम से सोने लगी। चुपचाप उसके घर से निकलने से पहले उसने कुछ देर तक उसे सोते हुए देखा। वह कुछ क्षण तक बाहर खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में उन्होंने खेती करने के लिए अपने घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि महिलाओं का एक समूह उसके दरवाजे के चारों ओर घूम रहा था, घबराई हुई लग रही थी। समूह में 7 लड़कियां थीं और उनके बीच में नेज़ुको चेहरे पर आशापूर्ण भाव लिए खड़ी थी। काई को अचानक याद आया कि उसने उनसे वादा किया था कि वह उनकी खेती करेगा। उन्होंने उसे देखा और उनके चेहरे खिल उठे। काई उसके दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। उसने अंदर कदम रखा और पीछे मुड़कर समूह की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अंदर आओ और मैं अंततः अपना वादा पूरा कर सकता हूँ। उसने उन्हें अपने घर में प्रवेश करने का इशारा किया। वे सभी अंदर पहुंचे और काई को उम्मीद से देखने लगे। वह हंसा और उनके वस्त्रों पर हाथ फेरने लगा। उनमें से कुछ शर्मा गए लेकिन फिर भी काई ने उन्हें नग्न करने दिया। उनके सारे कपड़े उतारने के बाद वह उनके संपूर्ण शरीर को देखता रहा। इससे पहले कि हम खेती शुरू करें, मैं आप लोगों को गर्म कर दूंगा, काई ने कहा और नेज़ुको को बिस्तर पर धकेल दिया। फिर उसने 2 अन्य लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें भी नेज़ुको के बगल में धकेल दिया। फिर उसने नेज़ुको के चीरे को खुश करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किया, जबकि उसके हाथ अन्य लड़कियों के चीरों के साथ खेले। उसकी जीभ नेज़ुको की चूत में घुस गई, जबकि उसके हाथों ने अन्य 2 लड़कियों के थक्कों को पकड़ लिया। आह आह ओह! कमरा महिलाओं के कराहने की आवाज़ों से भर गया। बाकी चारों ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और उनकी चूत में झुनझुनी होने लगी। तुम दोनों मेरे पैरों के पास आओ, काई ने आदेश दिया जबकि वह अपने मुंह और हाथों के पास लड़कियों को खुश करना जारी रखा।
दो लड़कियों ने गटक लिया और जैसा काई ने आदेश दिया वैसा ही किया। उसके पैर उनके स्तनों से खेलने लगे और कुछ ही देर में वे कराहने भी लगे। आ ओ आ ओ आ। पांचों महिलाओं ने बड़ी बड़ी कराहें निकाली और एक ही समय में वीर्य त्याग दिया। उनके संभोग सुख के बाद काई ने आखिरी दो महिलाओं को गर्म किया और फिर अंत में अपने कपड़े उतार दिए। 7 नग्न सुंदरियों को चारों ओर लेटे हुए उनकी योनि से रस टपकता हुआ देखकर एक विशाल उभरा हुआ अजगर जाग गया। काई सबसे पहले नेजुको के पास गई और उसमें प्रवेश किया। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा है। जैसे ही काई ने उसे जोर से पीटना शुरू किया तो नेजुको चिल्ला उठी। लगभग कुछ ही मिनटों में नेजुको को दूसरी बार संभोग सुख प्राप्त हुआ, लेकिन इससे काई नहीं रुकी। उसने उसे पीटना जारी रखा, जिससे उसकी पूरी छड़ी में रस समा गया। जब नेजुको अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई तो काई ने उसके अंदर अपनी आंत क्यूई छोड़ दी और उसे पूरी तरह भर दिया। अगला, उसने नेजुको की चूत से अपना डंडा निकाला और अगली लड़की को पेलना शुरू कर दिया। और इस तरह काई की धड़कन ने लड़कियों को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया और अंततः उसने उन्हें अपनी आंत क्यूई से भर दिया। सभी के संतुष्ट होने के बाद उन्होंने काई रॉड को 7 अलग अलग महिलाओं के रस से गीला होकर टपकते हुए देखा। वे सभी अपने घुटनों पर बैठ गए और उसके लंड को चाटकर साफ करने लगे। ये दृश्य देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाता और जोर जोर से करा उठता, लेकिन काई गर्व के भाव के साथ वहीं खड़ी रही। वापस जाने से पहले तुम्हें यांग क्यूई विकसित करनी चाहिए, काई ने सुझाव दिया और वहां मौजूद सभी लोग खेती करने लगे। 1 घंटे के बाद सभी लड़कियां आश्चर्य से चिल्ला उठीं क्योंकि उनकी खेती आसमान छू रही थी। हर कोई नरक आत्मा के दायरे के पहले चरण में था और खुशी से हंस रहा था। काई भी खुश था क्योंकि उसकी खेती भी बढ़ रही थी, लेकिन इससे भी अधिक वह फिर से खेती करके खुश था। बाकी सब लोग चले गए और वह अकेला रह गया। वह मिया को देखने जा ही रहा था कि अचानक उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो यूई आकर्षक भाव लिए बाहर खड़ी थी। ये पता चला कि यूई ने बाहर से सब कुछ सुना था और उसने जो सुना उससे वह चौंक गई। तुम्हारा डिक अभी भी उतना ही सख्त है। जब उसने काई के लिंग को आसमान की ओर ताकते हुए देखा तो वह रो पड़ी, और हाँ, वह अपने कपड़े पहनना भूल गया। आप अंदर आ सकते हैं और मेरे साथ खेती कर सकते हैं। आखिरकार मैंने वादा किया था कि मैं ऐसा करूंगा। जैसे ही यूई खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुआ, काई एक तरफ हट गया। आइए एक साधारण वार्म अप से शुरुआत करें, काई ने कहा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। उसे अंडरवियर उतारने के बाद काई रुक गई। उसने अपने हाथ उसके ब्रा से ढके स्तनों पर रगड़े और उसके नीचे खड़े हुए निपल्स को महसूस किया। काई ने धीरे से उन्हें चिकोटी काटी, जिससे यूई खुशी से कराह उठी। फिर उसने अपना अंडरवियर उतार दिया और उसकी चूत को देखने लगा। वह अपनी जीभ अंदर गया और उसकी दीवारों का स्वाद चखा। जैसे ही वह जोर से कराहने लगी, उसने उसकी योनि को चूसना शुरू कर दिया। वह कुछ ही मिनटों में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और उसके घुटनों ने काई की जीभ को उसके अंदर और भी अंदर धकेल दिया क्योंकि उसने अपनी यिन क्यूई को सीधे उसके मुंह में छोड़ दिया। कृपया इसे अंदर डालो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चोदो। यूई ने एक फूहड़ की तरह भीख मांगी और काई ने बाध्य किया। उसने एक ही पल में अपना पूरा लंड उसकी चूत के अंदर धकेल दिया और उसे पीटना शुरू करने से पहले उसकी कमर पकड़ ली। ओह! यूई का शरीर खुशी से कांप उठा क्योंकि काई ने उसे मारना जारी रखा। कुछ मिनटों के गहन खेल के बाद उसने अपनी आंख क्यूई को यूई के अंदर छोड़ दिया। उसने उसे इसकी खेती करने दी और वह भी नरक आत्मा क्षेत्र के प्रथम चरण में पहुंच गई। उसने काई को गले लगाया और जाने से पहले उसे एक तेज चुंबन दिया। फिर वह मिया को देखने गया और उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। ये पता चला कि सील हटाने से उसकी यादें ठीक होने के अलावा और भी बहुत कुछ हुआ। मिया आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंच गई थी। पिछली बार जब काई ने अपनी साधना की जांच की तो वह नरक आत्मा क्षेत्र के पहले चरण में थी। सिर्फ इसलिए कि आपकी यादें वापस आ गईं, एक पूरे क्षेत्र को छोड़ देना अब ये काई के लिए अनुचित था। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह अनुचित है कि मुझे अपनी खेती में इतना बड़ा बढ़ावा मिला जबकि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप अपनी खेती बढ़ा सकें, मिया ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन काई ने न तो सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। लेकिन फिर मुझे उन भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ा और आप कहीं से भी बाहर आ गए और आपके पास अभी भी उच्चतर खेती थी। अब यह मेरे लिए अनुचित है। ये शब्द कहने के बाद वह चिल्लाए, ठीक है, कौन कहता है कि हरम का अधिपति होने के नाते मुझे ईर्ष्या करने का अधिकार नहीं है। जहां तक आपने जो कहा, ऐसा सोचना मेरी गलती है और यह मेरी वजह से है कि आप सभी की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं वादा करता हूं मैं हर उस व्यक्ति से बदला लूंगा जिसने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, काई ने घातक स्वर में कहा और उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वह आत्मदया और आत्मह्रास में विश्वास नहीं करते थे। जो हो गया सो हो गया और आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा। हम सब मर चुके हैं, फिर मैं कैसे जीवित हूँ? मिया ने पूछा। उसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था।
मैं हरम का अधिपति हूँ, काई ने गर्वपूर्ण स्वर में कहा। तभी मिया को पता चला कि क्या हुआ था। हरम की इच्छा और हरम का अभिशाप शक्ति अभी भी वहाँ थी, और आपने इसका उपयोग मुझे और दूसरों को पुनर्जीवित करने के लिए किया। मिया ने पुष्टि के लिए पूछते हुए कहा, और उसकी ओर देखो। उसने सिर हिलाया और मिया ने उसे गले लगा लिया। लेकिन क्यों? आप हजारों नई सुंदरियों की कामना कर सकते थे, वे सभी आपसे बेतहाशा प्यार करती थीं, और फिर भी आपने हमें चुना। क्यों? उसने धीमी आवाज में कहा, और उसने ऊपर देखा और काई की आंखों में देखने लगी। वह उसे देखकर मुस्कुराया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे कि वह किसी भी क्षण गायब हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर हरम की इच्छा गायब हो जाती तो मैं खुद मरने से पहले जितना संभव हो सके उतने लोगों को मार देता। मेरा जीवन आप सभी के बिना कुछ भी नहीं है, और जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब यही होता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसने प्यारी आवाज में कहा और मिया ने उसे चूम लिया। अंततः अलग होने से पहले वे दोनों कुछ समय के लिए भावुक आलिंगन साझा करते हैं। मिया, क्या तुम मुझे उस धूमकेतु के बारे में बता सकती हो जो आकाश से गिरा था? काई ने एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछा, जैसे ही मिया ने उसकी ओर अपनी भौहें उठाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जंगल में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सबसे पहले धूमकेतु को देखा। यहाँ मौजूद सभी लोगों के अनुसार धूमकेतु 16 वर्षों से आकाश में था। उसने कहा और काई की ओर देखा, जो अप्रत्याशित रूप से एक कदम पीछे हट गई। मैं 16 साल के लिए गिर गया, 16 साल के लिए। काई अचानक चिल्लाया। यह आप थे? मिया वापस चिल्लाए। रुको, तुम 17 साल की हो, और जब मैं धरती पर आया, होश में आने से 1 साल पहले तुम लगभग 16 साल की थी। इसका केवल एक ही मतलब है, उसने गंभीरता से कहा, और मिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। तुम्हारी आत्मा और बाकी सभी की आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हारे थोड़ा करीब पहुंचा तो तुम्हें अपनी आत्मा वापस मिल गई। इससे पहले तुम केवल सहज ज्ञान पर जीवित थे। आखिरकार उसने कहा और मिया की ओर देखा। तुम्हारा मतलब है कि बाकी सभी लोग मेरे जैसे होंगे, निष्प्राण लाशें चारों ओर घूम रही होंगी, जादुई जानवरों को काट रही होंगी? उसने भयभीत स्वर में पूछा। नहीं, जैसे ही मैं किसी ग्रह पर प्रकट होऊंगा, उस ग्रह पर हर कोई स्मृतिहीन पैदा होगा, और जब मैं उनके थोड़ा करीब रहूंगा तो उनकी आत्मा वापस आ जाएगी। काई ने गंभीर निश्चितता के साथ कहा। हालांकि मुझे उनकी उम्र या उस जैसी किसी चीज के बारे में नहीं पता, उसने जोड़ा। काई द्वारा एक और अप्रत्याशित सवाल पूछने से पहले मिया इस खबर को शांति से पचा लेती है। जियान परिवार का प्रतीक क्या है? सफेद बाघ, उसने उत्तर दिया, और काई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसका मतलब यह है कि अन्य महाद्वीपों के शासकों के प्रतीक अन्य 4 जानवर होंगे। दक्षिणी महाद्वीप किसी तरह इस महाद्वीप में प्रवेश करने में कामयाब रहे। उसने फीनिक्स पैटर्न के बागे पहनने वाले किसानों को याद करते हुए कहा। लेकिन यह संभव नहीं है। कोई भी समुद्र की यात्रा करके दूसरे महाद्वीप की यात्रा नहीं कर सकता। अगर कोई और मिया से यह बात कह रहा होता तो वह कहती कि उनसे गलती हो सकती है। लेकिन काई के साथ मिया को पता था कि वह हमेशा सही था। इसका मतलब है कि यह एक योजना है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे योजनाओं से नफरत है, काई ने कहा और उसके माथे की मालिश करने लगा। योजनाओं की बात करें तो जुनजुन लगभग 2 महीने से संप्रदाय से बाहर जा रहा था, और वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वापस आया। मिया ने कुछ सोचने के बाद कहा, ओह बढ़िया, एक और योजना। अधिक योजनाओं का मतलब है अधिक नाटक। उन कमीनों को मारने के बाद हम अपने पूरे हरम के साथ घर बसा रहे हैं, और मैं एक योजना मुक्त जीवन जीने जा रही हूँ, काई ने घोषणा की, और मिया ने उसे इसके लिए एक छोटी सी मुस्कान दी। चलो चलें और रियांग से बात करें, काई ने कहा और बाहर चला गया। मिया उसके पैरों पर खड़ी थी। जब काई ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो वे संप्रदाय के स्वामी के निवास की ओर जाने लगे। काई, तुम वापस आ गए। पता चला कि कोई कियाना था। हमारे साथ आओ, हम रियांग से मिलने जा रहे हैं। उसने कहा कि इससे पहले कियाना उससे पूछती कि वह और मिया कहाँ जा रहे हैं। उसने एक बार फिर चलना शुरू कर दिया, और मिया और कियाना ने उसका पीछा किया। दोनों ने कल्पना की कि काई रियांग के साथ किस तरह की बातचीत करेगी। यह उनके मूल शिष्य संवर्धन के बारे में होना चाहिए, कियाना ने सोचा, लेकिन वह असली विषय से बहुत दूर थी। जहां तक मिया का सवाल है, वह बिल्कुल अलग कुछ सोच रही थी। मुझे आशा है कि वह इस जगह को टुकड़े टुकड़े नहीं करेगा, जैसा कि उसने पिछली बार किया था जब उसकी उस संप्रदाय गुरु के साथ बातचीत हुई थी। उसने चुपचाप प्रार्थना की। लेकिन इसके बाद जो भी होगा वो सब काई पर निर्भर करेगा। लेखक का नोट, हमने 400 संग्रह पार कर लिए हैं। मैं पावर स्टोन से अर्जित अतिरिक्त अध्यायों के साथ एक अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। इसके लिए वोट करें और आपको पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में अध्याय मिल सकते हैं। रुको, काई, मिया ने अचानक काई को उसके रास्ते में रोक दिया और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने उससे कुछ उधार लिया हो। फिर उसने उसके शरीर को देखा और समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। ओह,
तुम्हें अपने असली कपड़े चाहिए। काई ने मिया के चारों ओर एक अवरोध पैदा करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाते हुए निश्चित स्वर में कहा, जिससे कोई भी उसे देख न सके। फिर उसने अपने पेंडेंट की ओर हाथ बढ़ाया और कुछ कपड़े उठा लिए। कियाना, जो उसके पीछे खड़ी थी, उसके हाथों में पकड़े हुए कपड़ों को देखकर हौंफने लगी। कपड़े थे एक काला टैंक टॉप, काली मिनी शॉर्ट्स, एक शानदार काली चमड़े की जैकेट और काली ब्रा और पैंटी की एक जोड़ी। मिया, बर्फ की राजकुमारी, एक स्ट्रीट गुंडा की तरह कपड़े पहनती थी और यही एक प्रमुख कारण था कि काई उससे बहुत प्यार करती थी। उसने उसे कपड़े दिए और उसने जल्दी से उन्हें पहन लिया। उसने काई की तरह अपने वस्त्र पहने, उन्हें अपने कंधों पर लटकाया और उन्हें बांधा नहीं। अब ये बेहतर है। उसने उभरी हुई कियाना को देखकर कंधे उचकाए, जिसका मुंह इतना चौड़ा था कि मच्छरों की एक सेना उसके मुंह में घुस सकती थी। काई ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर संप्रदाय के स्वामी मिया के ठीक बगल में चलते हुए उनके निवास की ओर चलने लगी। कियाना ने इस अजीबता को दूर किया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। क्या वे देवता हैं जो यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वे हमसे असंतुष्ट हैं? उसने मन में सोचा। ये कहा जा सकता है कि वह आंशिक रूप से सही थी क्योंकि काई और मिया दोनों वास्तव में देवता थे। लेकिन बाकी सब कुछ पूरी तरह से गलत था। यदि काई और उसके हरम को नहीं मारा गया होता तो वे शायद एक विशाल घर में पार्टी कर रहे होते। वे इस दुनिया पर नज़र भी नहीं डालेंगे, इससे असंतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वे संप्रदाय के गुरुओं के मंडप में पहुंचे और देखा कि रियांग परेशान भाव के साथ वहां से निकल रहा है। हेलो ओ रियांग, अच्छा दिन है ना? काई ने अपनी उंगलियां चटकाने से पहले दोस्ताना अंदाज में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कियाना और रियांग दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखें पीछे मुड़ गईं और वे बेहोश हो गए। मिया ने काई की बांह पर वार करने की कोशिश की लेकिन वह उसकी सीमा से बाहर चला गया। आपने ऐसा क्यों किया? वह फुसफुसाई और इधर उधर देखने लगी कि किसी ने उन्हें देखा है या नहीं। यह उससे पूछताछ करने का सबसे सुरक्षित और तेज तरीका था। और किसी के हमें देखने या सुनने के बारे में चिंता न करें। मेरी आध्यात्मिक भावना 100 मीटर के दायरे में फैली हुई है और अगर कोई यहाँ आता है तो मैं समझ सकता हूँ। उसने बस इतना कहा और दूसरी बार अपनी उंगलियां चटका लीं। उन चारों को काई के घर टेलीपोर्ट किया गया। यिन क्यूई की खुशबू अभी भी यहाँ मौजूद थी और मिया ने काई को कड़ी नज़र से देखा। मुझे अपनी खेती बढ़ाने और अपना बदला लेने के लिए खेती करनी होगी और अन्य लड़कियों को भी ढूंढना होगा। उसने रियान को झकझोर कर जगाने से पहले गंभीर स्वर में कहा। वह जाग गई और भागने की कोशिश करते हुए अपनी खेती छोड़ दी। आराम करो, तुम मेरे घर में हो और तुम्हारा अपहरण बिल्कुल नहीं हुआ है। उसने तटस्थ स्वर में ऐसे कहा मानो वह उसे दिन के बीच में अपहरण करके यहाँ नहीं लाया हो। अब क्या आप कृपया हमें बताएंगे कि जुनजुन कहाँ जा रहा है? काई ने व्यावसायिक स्वर में पूछा। या आप क्या करेंगे? रियांग ने अहंकारी स्वर में कहा क्योंकि उसका मानना था कि काई उससे ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। मिया, जिसके पास बकवास के लिए कभी समय नहीं था, ने अपनी साधना को स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के प्रथम चरण तक जारी किया। रियांग उससे इतना डर गई कि उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सचमुच मिया, सच में? काई ने मिया की ओर भौहें तानते हुए पूछा, जिसने बस कंधे उचकाए। उसने रियांग को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाईं और उसकी मरने की यादें मिटा दीं। इसके बाद मिया ने रियांग की ओर भौहें चढ़ाकर काई जैसा ही सवाल पूछा, बिल्कुल अनकहा। रियांग ने उत्साह से सिर हिलाया क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने उन्हें जुनजुन के बारे में नहीं बताया तो उसे बहुत बुरे भाग्य का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया कि वह कुछ पुराने दोस्तों से मिल रहा है और उनके साथ शिकार करने जा रहा है। बेशक वह झूठ बोल रहा है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वह हमारे दौरान और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। साधना सत्य। ये कहने के बाद रियांग ने अपनी आंखें फेर लीं, जिससे मिया का चेहरा बिगड़ गया। आप क्या छिपा रहे हैं? उसने अपनी खतरनाक आवाज़ में कहा, मुझे बताओ या मर जाओ धीरे धीरे। मैंने उसे तुम्हारे और काई के बारे में बातें कहते हुए सुना। भले ही मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका, मैंने काई, मिया, सुंदरता और कैप्चर जैसे शब्द सुने। उसने चिंतित दृष्टि से स्वीकार किया। क्या तुम उसे प्यार करते हो? उसने चेहरे पर स्पष्ट भाव लाते हुए पूछा। नहीं, आप दोनों को छोड़कर हम दोनों इस संप्रदाय में सबसे मजबूत पुरुष और महिला साधक हैं। यही कारण है कि हम एक साथ खेती करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रियांग ने नाराज स्वर में उत्तर दिया। वह सच कह रही है, काई ने कहा और रियांग के माथे को छूकर उसकी यादें साफ कर दीं। उसने कियाना के साथ भी ऐसा ही किया और मिया से बात करने के लिए लौटने से पहले दोनों को उनके घरों पर छोड़ दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? उन शब्दों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कुछ खरगोशों का शिकार करके उन्हें पकाने जा रहा था। जब काई ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा तो मिया ने पूछा। हम उसका पीछा करने की कोशिश कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन है, हालांकि ये जोखिम भरा हो सकता है। अगर हम पकड़े गए तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है।
हम दोनों अब स्वर्ग आत्मा के दायरे में हैं और हमें नहीं पता विरोधियों के बारे में कुछ भी। आमतौर पर मैं अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंतजार करूंगा, लेकिन अभी के लिए आइए जुनजुन का अपहरण करें और उससे पूछताछ करें। मिया के मुस्कुराने पर काई ने सुझाव दिया। आप जानते हैं कि ऐसी स्थितियों का बुरा मजाक कैसे बनाया जाता है? मिया ने उत्तर दिया और काई स्वयं मुस्कुराया। आप इस बारे में सही हैं। तो अभी के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। गायब होते ही काई ने उससे कहा, तारांकन, अतिरिक्त अध्यायों के लिए वोट करना याद रखें और यदि आप लोग समीक्षा देने के लिए कुछ समय निकाल सकें तो मुझे खुशी होगी। मैं आपकी समीक्षाओं के अनुसार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आदियोकाई ने कुछ समय गुजारने का फैसला किया क्योंकि मिया की मानसिक स्थिति अभी भी अस्थिर थी और वे एक दूसरे से लड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन पर मौजूदा मिशनों को देखने के लिए मिशन हॉल में जाने का फैसला किया। उन्हें आश्चर्य हुआ, पूरा हॉल पुरुष शिष्यों से भरा हुआ था जो एक मिशन वाला कागज का एक टुकड़ा पाने की कोशिश कर रहे थे। रुको, हमें इसके लिए एक टूर्नामेंट की मेजबानी करनी चाहिए और जो भी जीतेगा उसे मिशन मिलेगा। जैसे ही जेड वस्त्र पहने एक व्यक्ति भीड़ के सामने आया, एक आवाज चिल्लाई। जेड वस्त्र का मतलब था कि वह एक प्रमुख शिष्य था और काई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक उच्च स्तरीय शिष्य इस तरह की बात के लिए सहमत हो गया। इसका मतलब यह था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये भीड़ उसकी पिटाई कर सकती है। चूंकि यह लड़का अपनी त्वचा को महत्व देता था, इसलिए उसने एक टूर्नामेंट की मेजबानी करने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि अंत में वह विजेता होगा। दुर्भाग्य से काई के हस्तक्षेप से उसके सपने चकनाचूर हो गए। वह मिशन क्या है? जैसे ही काई मुख्य शिष्य के पास आया, उसने लापरवाही से पूछा, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ओ प्यारे! जैसे ही मुख्य शिष्य ने अपनी आंखें खोलीं, काई ने मुंह फेर लिया और अपनी उंगलियां चटका लीं। उसके हाथों ने उसके पूरे शरीर की जांच की और देखा कि वह जीवित है और उसने राहत की सांस ली। फिर काई ने मिशन पढ़ा और जब उसने इसकी सामग्री पढ़ी तो उसके होंठ सिकुड़ गए। विशेष मिशन उद्देश्य, मैडम तजू की मदद करें। इनाम, उसकी ओर से कुछ खास। मिशन के नीचे हरे बालों और पन्ना आंखों वाली एक महिला की छवि संलग्न थी। तस्वीर की बात यह थी कि महिला के कपड़ों से उसका ऊपरी आधा हिस्सा नहीं ढक रहा था, मतलब कि उसकी पन्ना ब्रा पूरे प्रदर्शन पर थी और यदि आप ध्यान से देखें तो आप एक निपल की नोक देख सकते हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब यह एक दिलचस्प मिशन है, काई ने कहा और मिशन पर जाने के लिए नरक आत्मा क्षेत्र मिशन काउंटर पर गया। वहां हर कोई उसे रोकना चाहता था लेकिन जानता था कि वह अपनी उंगलियों के झटके से उन्हें मार सकता है। उन सभी ने अपनी जीभ काटी और चले गए और काई को मिशन पर जाने दिया। ओह, आप उस मिशन को पाने के लिए काफ़ी भाग्यशाली हैं। वह संप्रदाय की पूर्व शिष्या है और मैंने सुना है कि वह आपको इनाम के रूप में उसे नग्न देखने या अपने स्तनों को छूने की सुविधा देती है। वहां बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर अपने रास्ते पर स्वप्निल अभिव्यक्ति थी और काई ने अपना हाथ उठाया ताकि वह जल्द से जल्द निकल सके। फिर उसे याद आया कि उसे अपने मुख्य शिष्य के वस्त्र प्राप्त करने थे और वह उसे प्राप्त करने के लिए वस्त्र काउंटर पर गया। उसने अपने पुराने वस्त्र को अपने पेंडेंट के अंदर फेंक दिया और जेड वस्त्र को अपनी बाहों पर खींच लिया और अपने कंधों पर लपेट लिया, जिससे वह खुला लटक गया। मिशन प्राप्त करने के बाद काई ने तजू के निवास पर टेलीपोर्ट किया, जो जंगल के बीच में एक घर निकला। अब उन्होंने किसी को जज नहीं किया, लेकिन उन्हें यह कहना पड़ा कि जंगल के बीच में रहना एक पागलपन भरा विचार था, खासकर यदि आप अकेले रह रहे हों। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो इस तजू को पश्चिमी महाद्वीप में एक शक्तिशाली कृषक माना जा सकता था। संप्रदाय में रहते हुए कई लोगों ने उससे शादी करने की कोशिश की होगी ताकि वे उसे नियंत्रित कर सकें। नाटक से बचने के लिए वह इस जंगल के बीच में चली गई होगी। उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और तजू ने दरवाजा खोला। उसने एक लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसके टखनों तक पहुंच रही थी। उसने काई के कपड़ों की ओर देखा और सीटी बजाए। अब वे कुछ अच्छे कपड़े हैं, तजू ने जोर से कहा और व्यवहारिक रूप से उसे अंदर खींच लिया। आपका मिशन मेरे लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करना है। आइटम इस सूची में लिखे गए हैं। तजू ने काई को एक सूची दी और उसे बाहर फेंक दिया। उसने बंद दरवाजे की ओर देखा और सोचा कि क्या उसने बहुत अधिक चीनी खा ली है और कैफीन ले रही है। ठीक है, कौन अनुमान लगा सकता था कि मैं, काई, एक काम करने वाला लड़का बन जाऊंगा। उसने आह भरी और अपने हाथों में मौजूद सूची को देखा, लेकिन जब उसने सूची में मौजूद वस्तुओं को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अवयव थे एक बर्फ का फूल, आग उगलने वाले ड्रैगन की एक पूंछ, एक चांद भेड़िए की जीभ और बैंगनी कांटेदार का दिल। ये चीज़ें किसी की खेती को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं और यह बात उस पर भी लागू होती है। बर्फ का फूल एक गुफा में था, चंद्रमा के भेड़िए झुंड में घूमते थे जबकि पास में एक अजगर का घोंसला था। जहां तक अंतिम सामग्री की बात है, जंगल के बीच में एक बैंगनी रंग का कांटा चुनने वाला व्यक्ति रहता था। उसने किसी भी अन्य चीज से पहले बर्फ का फूल और चंद्रमा भेड़िए की जीभ प्राप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि वे प्राप्त करने के लिए सबसे आसान सामग्रियां थीं।
वह भेड़ियों के झुंड को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा और कुछ ही क्षणों में उसका सामना उससे हो गया। चंद्रमा के भेड़िए नियमित भेड़ियों की तरह दिखते थे, सिवाय इसके कि वे नियमित भेड़ियों से 2 गुने बड़े थे और अंधेरे तत्व का उपयोग कर सकते थे। उनके नाम का कारण रात के लिए अंधेरे तत्व का प्रतीक था और चंद्रमा उन मुख्य चीजों में से एक था जो रात को रात बनाती थी। आइए बाघ को बुलाएं। काई ने अपने पेंडेंट से तलवार निकालने से पहले अपने पोंछ चटकाए। तलवार पीले रंग की थी और काले बादलों ने काई को घेरना शुरू कर दिया। उसने तलवार आकाश की ओर उछाल दी और कहा, पश्चिम का सफेद बाघ। नशे की हालत में काई ने वो मूर्खतापूर्ण शब्द कहे थे और उसे अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यदि किसी भी मौलिक आत्माओं ने उसका जप सुना होता तो वे अपनी हंसी दबा लेते। बादल गड़गड़ाने लगे और बार बार बिजली चमकने लगी। काई के सामने बिजली का एक बड़ा झटका गिरा और उसमें से एक विशाल सफेद बाघ निकला। उसकी पूंछ आगे पीछे झूल रही थी और बिजली उसके साथ घूम रही थी। भेड़ियों पर हमला करने से पहले बाघ ने बड़ी दहाड़ लगाए। भेड़ियों ने भागने की कोशिश की लेकिन बाघ ने अपनी बिजली से उन्हें भून डाला। बाघ लगभग 2 मिनट में उन्हें मारने में कामयाब रहा और कुछ थपथपाने और पेट खुजलाने के लिए काई के पास आया। अपना इनाम पाकर बाघ गायब हो गया और काई ने यहाँ मौजूद भेड़ियों की जीभ काट दी। उसने कुल मिलाकर लगभग 8 जीभें इकट्ठी की और अपनी उंगलियां तोड़ दीं। भेड़िए का शरीर राख में बदल गया और वह बाकी सामग्री इकट्ठा करने लगा। जिस गुफा में बर्फ का फूल था वह पूरी तरह से जमी हुई थी और उसमें एक झील भी थी जो जमी हुई थी। झील के बीच में एक विशाल सफेद कमल जैसा फूल खिल रहा था। जैसे ही काई ने उसे लेने की कोशिश की, झील से एक विशाल पश्चिमी अजगर प्रकट हुआ और उस पर हमला कर दिया। अपने अजगर को बुलाने से पहले उसने अजगर पर खर्राटा लिया। पूर्व का नीला ड्रैगन। एक विशाल नीला पूर्वी ड्रैगन प्रकट हुआ और बवंडर उसके चारों ओर घूमने लगा। दूसरे ड्रैगन को यह एहसास हुआ कि सामने वाला ड्रैगन उससे कहीं अधिक ताकतवर है। वह हवा में ही रुक गया और अज़्योर ड्रैगन पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। इसने काम किया और अज़्योर ड्रैगन ने अपने अधीनस्थ को मारने से इनकार कर दिया। इस पर काई ने आह भरी और बर्फ के फूल को तोड़ने से पहले उसमें से एक पंखुड़ी निकाली। उसने पंखुड़ी वापस रख दी और अपनी उंगलियां चटका लीं। दूसरा बर्फ का फूल खिला और ड्रैगन उसे देखकर खुश हो गया। उसने काई पर हमला इसलिए किया क्योंकि बर्फ का फूल ही वह चीज़ थी जिसने गुफा की रक्षा की और उसे जमी हुई गुफा बना दिया। काम पूरा होते देखने के बाद अज़्योर ड्रैगन गायब हो गया और काई गुफा से बाहर चला गया। 2 नीचे 2 जाने के लिए। उसने ड्रैगन घोंसले की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जहां एक बुरा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था।